जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा सेट नंबर 25 है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको पैरा जम्बल्ड बनाना है, यानी पीक्यूआरएस बनाना है, अरेंज करना है सेंटेंस को। तो 4 सेंटेंस दिया गया है, हम बारी-बारी से इन चारों सेंटेंस को पढ़ेंगे। पहला ए सेंटेंस है, द मूवमेंट बिगेन इन रिएक्शन टू द अगलीनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज। कह रहा है कि एक मूवमेंट है जिसकी शुरुआत हुई है इंडस्ट्रियल एज के अगलीनेस के कारण, यानी इंडस्ट्रियल एज के भद्देपन के कारण एक नया मूवमेंट का शुरुआत हुआ है। बाकी की जानकारी आगे वाले सेंटेंस में हमें मिलेगी। तो इंडस्ट्रियल एज जो होता है दोस्तों, आपका 1760 से 1840 के बीच ये इंग्लैंड में शुरुआत हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति, जिसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दिस आइडिया वाज एम्प्लीफाइड बाय जे डब्ल्यू वोन गोइथे, जेल, टिक एंड अदर्स इन जर्मनी। कोई आइडिया है जिसका और सूत्रधार किया गया, यानी उसमें और धार लाया गया, उसको और प्रोत्साहित किया गया जर्मनी में इन लोगों के द्वारा, जिनका ये नाम यहाँ पे दिया गया है ना। बाकी के अब सी सेंटेंस पढ़ते हैं। Aestheticism was a European arts movement which centered on the doctrine that art exists for the sake of its beauty alone। कह रहा है कि एस्थेटिसिज्म एक सिद्धांत है, यूरोपियन आर्ट मूवमेंट्स है, यानी यूरोपियन एक कला का आंदोलन है जो आधारित है, जिसका एक सिद्धांत ये है कि जो कला होती है वो खुद की सुंदरता पर एग्जिस्ट करती है, यानी कला को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक नायाब चीज है और वो अपने आप में ही एग्जिस्ट करती है अपनी खूबियों के कारण। ऐसा इस सिद्धांत एस्थेटिसिज्म का एक सिद्धांत है। डी कह रहा है कि इट्स philosophical foundations were laid in the 18th century by इमैनुअल कांट। ये जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, यानी दर्शन शास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, इसका जो सूत्रधार किया गया 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट के द्वारा। तो आप देखेंगे सी जो सेंटेंस है, इसमें एस्थेटिसिज्म का इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक चैप्टर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है कि एस्थेटिसिज्म क्या है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी से स्टार्ट होगा। तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए और डी में आपका जो ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो सी से स्टार्ट नहीं है, तो ए और डी आपका ऐसी गलत हो गया। अब हम बात करेंगे बी और सी। देखिए यहाँ पे सी के बाद ए आया है और यहाँ पे सी के बाद बी आया है, तो हम चारे सेंटेंस में देखेंगे कि सी के बाद ए आना सही है या सी के बाद बी आना सही है। तो देखिए, एस्थेटिसिज्म एस्थेटिसिज्म वाज अ यूरोपियन आर्ट्स मूवमेंट, है ना। फिर उसी के बाद कर रहा है आर्ट्स मूवमेंट, है ना, मूवमेंट। यहाँ पे देखिए मूवमेंट वर्ड का यूज हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन ए में द मूवमेंट, फिर उसी मूवमेंट की बात हो रही है जिसकी शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल एज के अगलीनेस के कारण। तो सी के बाद आपका ए आएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद डी आएगा। ये जो मूवमेंट है इसकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का सूत्रधार 18वीं शताब्दी में हुआ इमैनुअल कांट के द्वारा, और डी के बाद फिर आपका बी आ जाएगा। दिस आइडिया वाज एम्प्लीफाइड बाय, यानी इमैनुअल कांट ने इस का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का सूत्रधार किया और फिर इस चीज को और बढ़ावा दिया ऑप्शन नंबर बी में, जर्मनी के जो लोग हैं, जो कि इनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। देखिए, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, ये राइट है। प्रीकॉशन का मतलब होता है सावधानी, और यहाँ पे कवर्डाइस जो कि है यहाँ पे गलत है, ये होता है आपका COWARDIC होता है। ये वर्ड कोवर्ड से बना है। कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक, टिमिड। इसका सिनोनिम हो जाएगा टिमिडिटी, यानी भीरू आदमी, कायर आदमी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडिकुलस का स्पेलिंग सही है। रेडिकुलस का मतलब होता है बेतुका, वेरी सिली। इसका हो जाएगा अगली, हो जाएगा अनरीजनेबल, हो जाएगा
इलॉजिकल कोई भी चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं रिडिकुलस, बेतुका, हास्यास्पद। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्लियर वर्ड का एंटोनिम बताना है। क्लियर का मतलब होता है दोस्तों साफ, स्पष्ट, क्लियर, बिल्कुल देखने में कोई भी चीज़ क्लीन हो, है ना? जो साफ-साफ आपको दिखाई दे सके, साफ-साफ उसे आप देख सको, है ना? उसको हम बोलते हैं क्लियर और इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लीन हो जाएगा। ओपेक है मतलब अस्पष्ट, क्लियर नहीं दिखाई देना। जैसे कि अगर ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक आप उस पार नहीं देख सकते हैं। और भी 2 वर्ड होते हैं ट्रांसपेरेंट और एक होता है ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जैसे कि काँच होता है, तो काँच के आप उस पार देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी है। और एक होता है अर्धपारदर्शी, जिसके आर-पार आप हल्का-फुल्का देख सकते हैं। क्लियर पूरी तरीके से चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, पर हल्का-फुल्का आपको दिखाई देंगी। तो क्लियर का एंटोनिम यहाँ पे ओपेक हो जाएगा। यहाँ पे देखने के संबंध में कोई भी चीज़ साफ-साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देना, क्लियर। और इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका अपैरेंट हो जाता है सिनोनिम पैरेंट, क्लीन भी हो जाएगा, इसको सिनोनिम है जगह क्लीन। ओपेक का मतलब अपारदर्शी। मेस और अनटाइडी दोनों का मतलब होता है गंदा, डर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हाइलाइटेड सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है। मायरा इंस्टॉल द न्यू सॉफ्टवेयर ऑन हर कंप्यूटर। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर पैसिव वॉइस में आपको रूल बताते चलता हूँ, जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है हुआ, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द न्यू सॉफ्टवेयर, ये आपका पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे द न्यू सॉफ्टवेयर है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज या वर का इस्तेमाल होता है। तो द न्यू सॉफ्टवेयर सिंगुलर है, इसके साथ वाज आएगा। तो आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे कि द न्यू सॉफ्टवेयर के साथ वाज का यूज किया गया है, बाकी जगह डिफरेंट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। जैसे ऑप्शन ए में हैड है, गलत हो जाएगा, इज, वर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बाय उसके बाद एजेंट, उसके बाद बाकी की चीजें जो भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एंटोनिम बताना है। नीचे दिए गए सेंटेंस में एक अंडरलाइन वर्ड है वेंड। वेंड का मतलब होता है कम होना, गायब होना, धीरे-धीरे खत्म होना किसी चीज का घटना। माई एनर्जी वेंट टू सी माई कॉलेज टीम परफॉर्मिंग पुअरली इन द मैच। जो मेरा एनर्जी था वो गायब हो गया, खत्म हो गया अपने कॉलेज के टीम को मैच में पुअर परफॉर्मेंस देख कर के मेरी जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई, गायब हो गई। तो ऑप्शन की ओर हम चलते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है डिक्लाइन, दूसरा ऑप्शन डीम्ड, अबेटेड, ग्रीव। ये जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी, ये सारे इसके सिनोनिम हैं, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो करना। क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी ग्रीव सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो माई एनर्जी ग्रीव होगा। बाकी के सारे ऑप्शन डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, डाउनफॉल हो जाता है। वेन का एंटोनिम सॉरी वेन का सिनोनिम हम बहुत कुछ लिखवा देते हैं आपको, डाउनग्रेड हो जाएगा। डिम्ड का भी सेम मतलब होता है। अबेटेड का मतलब दुख दर्द का कम होना, किसी चीज की इंटेंसिटी का कम होना होता है अबेटेड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेंटेंस को जो है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। श्याम विल बी इनवाइटेड बाय अस। जो यहाँ पे अस है वो अब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अस का वी होता है और वी के साथ यहाँ पे देखिए विल बी का यूज हुआ है। सिंपल इंडिफिनिट सॉरी, ये जो है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है ना? तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में शैल या विल का यूज होता है, तो वी के साथ शैल का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वी शैल इनवाइट श्याम। बाकी की जगह आप देखेंगे यहाँ पे जो श्याम को ही सब्जेक्ट बना दिया, जो कि गलत है। वी के साथ हैव यूज हुआ है, गलत है। वी के साथ वुड यूज हुआ है, ये पास्ट टेंस में चला गया, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वी शैल इनवाइट श्याम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कॉजिंग और वांटेड टू कॉज हार्म और इविल टू समवन, यानी किसी को दुख, दर्द, कष्ट पहुंचाने की जो भावना होती है, ईर्ष्या की जो भावना होती है, उसे हम बोलते हैं मेलीवोलेंट, यानी ईर्ष्यालु।
इसका क्या-क्या हो सकता है सिनोनिम? देखो मेलिवोलेंट का इविल हो सकता है, नास्टी हो सकता है, मेलाइस हो सकता है, मैलिशियस हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम हैं। इन सब का मतलब ईर्ष्यालु होता है, किसी दूसरे से जलना, उसका अहित चाहना, उसका बुरा चाहना। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। पहले तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। बाकी का ऑप्शन ए में देखते हैं। चौटिक का मतलब होता है अनसेटल्ड, स्कैटर्ड, डिसऑर्डरली, अनऑर्गेनाइज्ड, यानी जैसे तैसे। तो इसको लिख लेते हैं अनसेटल्ड, डिसऑर्डरली। ऑप्शन नंबर सी है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फेड, यानी नीरस, कलरलेस। तो इसका सिनोनिम लिख लीजिए। सिनोनिम कलरलेस, टेस्टलेस, डिसटेस्टफुल हो जाएगा, टेस्टलेस, पेल होता है, जो कि एसएससी बार-बार पूछती है। मैं वही वर्ड का जिक्र करूंगा जिसमें एसएससी जिसको बार-बार रिपीट करती है। ठीक है, फेडेड, नीरस होता है इसका मतलब। यहाँ पे रैनकोर है। रैनकोर का मतलब होता है ईर्ष्या। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। रैनकोर का मतलब है हेट, इनवी। मेलाइस, मेलीवोलेंस, ये बेसिकली नाउन है। मेलीवोलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। ये सारे जो कि सिनोनिम्स मैंने बताए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है पैराजम्बल फिर से आ गया। तो चलिए हम एक-एक सेंटेंस को बारी-बारी से पढ़ेंगे। इस सेट में थोड़ा पैराजम्बल की संख्या ज़्यादा है, 3-4 पैराजम्बल आपको मिलेंगे और ये थोड़ा-सा लेंदी बड़े-बड़े सेंटेंस वाले हैं, तो इत्मीनान से थोड़ा-सा टाइम देकर के इसको पढ़ेंगे हम। अनदर बॉय ट्राइड हिज लक। पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। अनदर बॉय tried his luck and won a comb, a fountain pen, wristwatch, and a table lamp, one after the other, in many chances that he played. कह रहा है एक दूसरा लड़का अपना लक आजमाया और वो क्या-क्या जीता है। एक कॉम्ब यानी एक कंघी जीता, एक फाउंटेन पेन जीता, एक घड़ी जीता एंड ए टेबल लैंप जीता, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा इनाम जीतता चला गया जब जितने भी उसने गेम खेले। बी सेंटेंस पढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन ओन अ ब्यूटीफुल क्लॉक, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट द क्लॉक, सो द शॉपकीपर टुक इट बैक एंड पेड 15 रुपीज टू द ओल्ड मैन। कर एक बुढ़ा व्यक्ति एक बहुत सुंदर घड़ी जीता, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो घड़ी नहीं चाहता था, इसलिए शॉपकीपर ने उसे 15 रुपए दे दिए और घड़ी वापस ले लिया। जैसे कि आपने कभी गेम खेला होगा, कभी मेले में या कभी कहीं भी जाते हो तो एक रिंग वाला गेम होता है। वहां पे पैसा, छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं, ऐसे रिंग एक अमाउंट में 5-6 रिंग आपको मिलता है, फिर आप एक-एक फेंकते हो, अगर उसमें कोई आ जाता है रिंग के अंदर, तो वो सामान आपका हो जाता है ना? तो यही गेम की बात इसमें हो रही है। भैया encouraged him but Rashid was not lucky. सी पढ़ रहे हैं हम। भैया encouraged him but Rashid was not lucky. When he tried his luck, he won only cheap items like pencil and an ink bottle and soon lost all his money. भैया ने, जो भी ये व्यक्ति है रशीद, उसके भैया ने उसे इनकरेज किया कि खेलो अब तुम भी लक आजमाओ, लेकिन रशीद लकी नहीं था। जब उसने ट्राई किया कि वो मतलब सस्ती चीजें जीता, जैसे पेंसिल हो गया, इंक की बोतल हो गई, और सारे पैसे हार गए। डी कह रहा है कि he sold all the items to the shopkeeper and went away happily. रशीद also wanted to play and tried his luck. सॉरी, सेंटेंस जो बी है वो स्टार्ट हुआ है कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक घड़ी जीतता है और वो घड़ी नहीं चाहता है, तो उसको दुकानदार पैसे देता है और वो वापस चला जाता है वो। फिर कहते हैं एक दूसरा लड़का, पहले बुढ़ा व्यक्ति की बात हो रही है, उसके बाद एक दूसरा लड़का आया, बी के बाद ए आएगा। उसने अपना लक आजमाया और बहुत सारी चीजें जीता, और फिर उसी लड़के की यहाँ पे बात हो रही है डी में। उसने अपना सारा सामान बेच दिया शॉपकीपर को और वो वापस खुशी से चला गया। और रशीद इस चीज को देख करके रशीद भी खेलना चाहता था और अपना लक आजमाना चाहता था।
डी, सेंटेंस डी, उसी के बाद सी आता है और उसके भैया ने उसे इनकरेज किया कि भाई तुम भी खेलो, लेकिन वो हार जाता है मोस्टली, उसके पास चीप चीजें आती हैं, कम दाम वाली चीजें, ठीक है। तो आपका आएगा आंसर जो होगा बी के बाद ए होगा, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आपको इसमें सिनोनिम बताना है जेन्युइन का। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, रियल होता है, ऑथेंटिक होता है, ओरिजिनल होता है, एक्चुअल होता है, फैक्चुअल और ऑथेंटिक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सिनोनिम पूछा गया है, ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक, ओरिजिनल, रियल, एक्चुअल एंड फैक्चुअल, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बाकी सारे ऑप्शन की, सबका मतलब क्या होता है। डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रामक। इसमें एसएससी हमेशा बार बार एक वर्ड पूछता है, बहुत बार रिपीटेटिव है, एस्प्यूरियस। एस्प्यूरियस का मतलब होता है डिसेप्टिव, नकली, SPURIOUS है। और एक और होता है फैलासियस। फैलासियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। फैब्रिकेटेड यानी मनगढ़ंत, इमेजिनरी, कनकॉक्टेड, एसएससी जो बार बार पूछता है वो है आपका कनकॉक्टेड, मनगढ़ंत, इमेजिनरी, ये भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। इरोनियस, इरर से बना है, इरर का मतलब होता है गलत, और इरोनियस का मतलब भी होता है गलत, रॉन्ग, इनकरेक्ट। ये आपके सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। इसमें आपको एरर बताना है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और बताना है कि किस पार्ट में आपका यहाँ पे एरर है। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। दोस्तों पार्ट बी में आप देखेंगे कि पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। जब फ्यूचर में कोई काम होता है वो निश्चित होता है, आप उस चीज के प्रति एंटिसिपेटेड है, यानी एक्सपेक्टेड है कि ये काम होगा ही होगा, तो यहाँ पे वुड नहीं, यहाँ पे विल बी कमिंग। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन विल बी कमिंग, यानी मैं इस बात से श्योर हूं कि जो पोस्टमैन है वो थोड़ी देर में आता ही होगा लेटर देने के लिए। तो विल बी यहाँ पे कमिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका यहाँ पे वुड के जगह विल हो जाएगा। द पोस्टमैन विल बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक एडियम फ्रेज बताना है जो इसका करेक्ट मीनिंग होगा। दिस दिस इंसिडेंट अकर्ड विदाउट अ वार्निंग। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है, अकर्ड विदाउट ए वार्निंग, यानी ऐसा कोई हैपनिंग होना, कोई चीज होना जो बिना किसी वार्निंग के अचानक से कोई चीज हो जाना, मोस्टली निगेटिव चीज, अचानक से कोई मुसीबत आ पड़ना, तो उसे हम बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है अकर्ड विदाउट अ वार्निंग, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कोई भी चीज जिसका पहले से आपने उसके बारे में नहीं सोचा हो और वैसा चीज हो जाना, मोस्टली निगेटिव चीजें, निगेटिव के लिए ये यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे इडियम्स का मीनिंग जान लेते हैं। वंस ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस का मतलब इन ए रिस्की सिचुएशन, यानी खतरे में। इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी अनजान महान है। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और कोई कह दे कि रात में कहीं जाते हो, मान के चलो आपको कहीं जाना होगा, और कोई आपको नहीं पता है कि इस पेड़ के नीचे क्या है, लेकिन अगर कोई पहले से आपके मन में डाल दे कि इस पेड़ पर भूत रहता है, तो आप वहां जाने से डरोगे, है ना। और अगर किसी को नहीं पता है कि वहां पर क्या है, तो वो बेफिक्र जाएगा बिना कुछ सोचे हुए, है ना। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब होता है अनजान महान, यानी अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हो तो उसे अपने तरीके से डील करोगे। अगर पहले से ही कोई आपको बता देगा, पहले से ही डरा दिया कि ऐसा ऐसा होता है, तो आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, आप डर जाओगे। तो इसका मतलब ये होता है इग्नोरेंस इज ब्लिस। प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि आपको किसी चीज से आर्ग्यू करना, केवल आर्ग्यू करना कि आप आर्ग्यू कर रहे हो, आपको पता है कि आप गलत हो पर फिर भी आप आर्ग्यू कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं प्ले डेविल्स एडवोकेट, यानी आप खुद को गलत वहां पे हो फिर भी लेकिन तर्क कर रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिर से पैराजंबल नंबर 3 है, जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। द मोस्ट इसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ वाज द नीड ऑफ हैविंग अ बैकअप प्लान इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, सी स्टेटेड। जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैंने पढ़ा है रेडी नाउ करके कोई बुक है, वो ये है कि आपको इमरजेंसी में एक बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसा कि कोई लड़की है जिसकी राइटर हो सकती है, जिसने ऐसा कि लिखा हुआ है बुक में। सेंटेंस बी कह रहा है द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला, उस लड़की का नाम है निकोला, वाज इंस्पायरिंग एंड कंफर्म हर कैपेसिटी टू लिव इफेक्टिवली विथ अ डिसेबिलिटी। उसमें निकोला नाम की लड़की है जिसके बारे में उसी के लिए ये प्रोनाउन आया है। तो आपको यहाँ से ये ट्रिक मिलता है कि जो बी है ना, वो ए के पहले ही आएगा। यानी ए जो है बी के पहले नहीं आ सकता है, क्योंकि निकोला के लिए यहाँ पे सी यूज किया गया है और आपको पहले से इसमें पता है ही नहीं। तो ऑब्वियसली जो है ये पहले सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो निकोला वाज इंस्पायरिंग एंड कंफर्म्ड हर कैपेसिटी टू लिव इफेक्टिवली विद अ डिसेबिलिटी। तो इंस्ट्रक्शन जो निकोला ने दिया गया है वो इंस्पायरिंग था एंड कंफर्म था उसकी कैपेसिटी के कि तू आपको इफेक्टिवली जीने के लिए, डिसेबल लोगों के लिए यहाँ पे बातचीत हो रही है। अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो आपको क्या-क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने कैपेसिटी के अनुसार अपने लाइफ को अच्छे से जी सको। ये ऐसा उस किताब में लिखा गया। सी कह रहे हैं कि आई मेड श्योर आई हैड अ जनरेटर, wheelchair batteries and at least a week's worth of food, water and prescription medication। मैंने ये चीज पहले सुनिश्चित किया कि आई हैड ए जनरेटर, कि मेरे पास एक जनरेटर है, व्हील चेयर के बैटरी है एंड एटलीस्ट अ वीक, और मेरे पास कम से कम एक सप्ताह का खाना हो और मेरे पास दवाइयाँ हो। डी कह रहा है कि व्हेन आई हर्ड अबाउट द इम्पेंडिंग स्नो स्टॉर्म, जब मैंने सुना कि अ, बर्फीली तूफान आने वाली, इम्पेंडिंग क्या मतलब मंडराना किसी चीज का, लगभग आने वाला, अबाउट टू हैपन, ऐसा कोई चीज जो होने ही वाला हो, इम्पेंडिंग यानी मंडराता हुआ। I emailed all of my caregivers to see who lived nearby and would be accessible। जैसे ही मुझे पता चला कि अब तूफान आने वाला है, तो I emailed all of my caregivers, मैंने अपने सारे जो भी मुझे ध्यान रखते हैं, मेरा केयर करते हैं, उनको मैंने ईमेल किया। Who live nearby, जो कि मेरे आस-पास रहते हैं, would be accessible, जो इजीली मुश्किल समय में मेरे एक्सेसिबल हो सके, मेरे पास आ सके, मेरी हेल्प कर सके, उन सबको मैंने मेल कर दिया। अब देखिए, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि डी के बाद यहाँ पे सी होगा। जब उसको पता चला कि स्टॉर्म आने वाला है, तभी वो सारी चीज़ें क्या सुनिश्चित करेगा कि मेरे पास जनरेटर है और मेरे पास व्हीलचेयर की बैटरी है और 1 सप्ताह का खाना है, क्योंकि उसने सुना कि अभी स्टॉर्म आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें रेडी कर लेगा। तो डी के बाद आपका सी होगा डेफिनेटली। तो अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कि कौन से ऑप्शन में डी के बाद सी दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में डी के बाद सी दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी ऑप्शन में डी के बाद सी जो है नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बी और सी ए को पढ़ने में, चाहे इनको अरेंज करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ जाएँगे यहीं से। ठीक है? लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। तो द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला, तो यहाँ पे देखिए बी के बाद ए आएगा, ऑब्वियसली निकोला यहाँ पे है और निकोला के बाद सी स्टेटेड है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया गया है, स्पेल्ड किया गया है, सिलेक्ट द सेंटेंस विथ नो एरर। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में साइकोलॉजिस्ट का स्पेलिंग गलत है, PSYCHO होता है। दूसरे में तो PSYCHO साइकोलॉजिस्ट हु आर अ मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन गलत है। तो सेंटेंस ए गलत, सेंटेंस बी गलत। सेंटेंस सी की बात करते हैं तो PSYCO यहाँ पे भी दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजिस्ट भी सही है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एंटोनिम बताना है वर्ड वेटरन का। वेटरन या सीजन्ड या एक्सपीरियंस्ड, यानी वो पर्सन जो किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेसमैन हो, टीचर हो, अपने फील्ड में माहिर हो, अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना जानता है, उसे हम वेटरन बोलते हैं। सी इज ए वेटरन जर्नलिस्ट नोन फॉर हर पावरफुल राइटिंग स्टाइल। वो एक वेटरन जर्नलिस्ट है जो कि अपने पावरफुल राइटिंग स्टाइल के
की वजह से जानी जाती है, फेमस है। तो उसे वेटरन का आपको एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम यहाँ पे देखिए रिनॉनेड, कंडीशन, प्रीवाइज्ड और ये एक है नोवाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखुआ, जो किसी भी फील्ड में नया-नया हो, उस फील्ड में ट्राई कर रहा हो। उसे हम बोलते हैं नोवाइस यानी नया-नया, बिगिनर बोल सकते हैं आप उसे। फ्रेश, फ्रेशर, न्यूली। बाकी के सारे ऑप्शन हम देखते हैं इनका मतलब क्या होता है देखिए। पहला जो ऑप्शन है रिनोनेट का मतलब फेमस होता है। पॉपुलर, फेम, रिप्यूटेड, इमिनेंट। क्लीव्ड का मतलब है क्लीवेज, दरार, फिसर। कंडीशनड का मतलब होता है लिमिटेड, किसी भी चीज के प्रति। एयर कंडीशन, कंडीशन का लिमिटेड भी होता है और प्रोहिबिटेड भी होता है, प्रोहिबिटेड भी होता है और एडॉप्टेड भी होता है। एडॉप्टेड, किसी चीज के प्रति आप अनुकूलित हो जाते हैं। कंडीशन इसी से बनता है एयर कंडीशनर, कंडीशनर, कंडीशनड, है ना, अनुकूलित, एडॉप्टेड। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एंटोनिम बताना है फेटिस वर्ड, जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड है। फेटिस का मतलब होता है किसी एक चीज के प्रति सोचते रहना, उसी के बारे में ध्यान रखना, उसके प्रति ऑब्सेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्सेशन, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो जाना, उत्सुकता रखना उस चीज के प्रति। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इनडिफरेंस, यानी अपैथी, उदासीनता, किसी चीज के प्रति कोई फीलिंग नहीं रखना, कोई लगाव नहीं रखना, या डिसइंटरेस्ट, अनकंसर्न। ऑब्सेशन यानी जुनून, क्रेज, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पैराजंबल, इस पूरे सेट में दोस्तों आपके पास अभी तक 4 पैराजंबल आ चुके हैं और ये आखिरी पैराजंबल है। तो अब हम ऑप्शन नंबर सॉरी ए सेंटेंस को पढ़ेंगे। एनिमी इज अ स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म। एनिमी एक एनिमेशन का प्रकार है, एक तरीका है जो कि जापानी फिल्मों में पॉपुलर है। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि एनिमी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सेंटेंस की शुरुआत यहीं से होगी। मॉडर्न, बी पढ़ते हैं। मॉडर्न एनिमी began in 1956 and found lasting success in 1961 with the establishment of Musi Productions। यानी जो मॉडर्न एनिमी है उसकी शुरुआत 1956 में हुई और इसको सक्सेस मिला 1961 में, जब मूसी प्रोडक्शन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। यानी मूसी प्रोडक्शन ने इसको काफी हद तक सक्सेस की ओर बढ़ाया होगा। सी कह रहा है कि एट द टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी एनिमे बिगेन टू अटेन वाइड इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी विद द पोकेमॉन टेलीविजन सीरीज। आपने पोकेमॉन सीरीज देखा होगा, 2000 के बाद आई है। तो 21st सेंचुरी में एनिमे बिगेन, इसका इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा जब पोकेमॉन सीरीज आया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1956 की बात हो रही है, यहाँ पे 21वीं सदी की बात हो रही है। तो ये ऑब्वियसली बात है, बी के बाद सी आएगा। मच ऑफ द जेनर इज एम्ड एट चिल्ड्रन बट द एनिमी फिल्म्स आर समटाइम्स मार्क्ड बाय एडल्ट थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर। कह रहा है कि ये जो एनिमी होता है उसके ज्यादातर जो होती है वो बच्चों के फिल्म पर आधारित होती हैं, लेकिन कुछ कभी-कभी जो है ये एडल्ट के थीम पर भी आ जाती है। सब्जेक्ट मैटर जो भी एडवेंचर वगैरह बहुत सारी फ़िल्में आती हैं, वो एनिमेशन पे बनी होती हैं। जैसा कि आप देखे होंगे उम, जंगल सफारी, बहुत सारी ऐसी मूवी हैं जो कि एनिमेशन के थ्रू बनाई गई हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए आपका स्टार्टिंग करता है कि एनिमे जो एक प्रकार का जापानी फ़िल्म का एक पॉपुलर एनिमेशन है और ये इसी के बारे में डी में फिर चर्चा हो रहा है कि ये
किस चीज़ पर आधारित, ज़्यादातर बच्चों के फ़िल्म को बनाता है, लेकिन ये फ़िल्में जो होती है कभी-कभी एडल्ट्स के थीम पर भी आधारित होती है, चाहे जो भी सब्जेक्ट है उसपे इसको बनाई जाती हैं। तो ए के बाद डी होगा, उसके बाद आपका बी होगा और सी होगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 1956 की बात हो रही है, 21वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो इसके बाद ये आएगा। तो ए, डी, बी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फिल करना है यहाँ पे, द sermon ऑफ द Christ was very short and concise। आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपके मुंह से खुद ब खुद निकल जाएगा, शॉर्ट के बाद कंसाइज है, छोटा और संक्षिप्त, यानी सारे डिटेल्स भी देता है और वो बिल्कुल शॉर्ट आंसर हो। तो ऑप्शन नंबर सी कंसाइज, यानी जो पुजारी के जो उपदेश थे वो काफी छोटे और कंसाइज थे, यानी संक्षिप्त में उपदेश उन्होंने दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंसाइज, कोन का मतलब होता है कोनिकल शेप का, आप कोन पढ़ते होंगे, शंकु, है ना? तो ऐसा शेप को इसको कोन बोलते हैं। कन्वेंस का मतलब होता है संवहन, कंडक्शन। कन्वे का देखिए, ये कन्वे से बना है, कन्वेंस, कन्वे का मतलब होता है डिलीवर करना, अपनी बात को किसी को बताना, पहुंचाना, देना, कोई भी चीज को, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वे। कंडक्शन, और ये इसका और हो जाएगा, कन्वेक्शन भी होता है। कन्वे से बना है जिसका मतलब होता है पे करना, कास्ट, डिलीवर। कंसिस्टेड का मतलब होता है से बना होना, किसी चीज से बना होना, जैसे बी कंपोज्ड ऑफ, मेड अप, किसी चीज का बना होगा, कंसिस्टेड। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एरर बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। जब किसी स्टोरी का नाम यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, जैसे कोई फिल्म हो गई, किसी भी बुक का नाम हो गया, किसी स्टोरी का नाम होगा, तो यहाँ पे एन के बदले यहाँ पे द आएगा। द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, कह रहे हैं कि मारुति को एडवेंचर कहानियां पसंद है, खास करके द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन जो कहानी है उसको वो कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। तो यहाँ पे द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन होगा, क्योंकि एक स्पेशल बुक की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में आपको इडियम फ्रेज बताना है कि कौन सा इडियम है जो इस अंडरलाइन पार्ट का करेक्ट मीनिंग बताता है। You showed me your true personality when you asked me to get out of the house at midnight। तुमने अपना असली रंग दिखा दिया जब तुमने मुझे अपने घर से आधी रात को बाहर निकाला था। तो ट्रू पर्सनालिटी होता है ट्रू कलर्स का, मतलब अपने असली कैरेक्टर शो करना, ट्रू पर्सनालिटी, ट्रू कलर्स यानी असली रंग दिखाना। साफ-साफ आपको इडियम से ही पता चल जाता है ट्रू कलर्स का मतलब क्या हो सकता है। जब हमारे साथ कोई धोखा करता है तो हम बोलते हैं कि तुमने अपना असली रंग दिखा दिया, यानी तुमने अपनी असली जो पर्सनालिटी थी, जो तुम्हारा कैरेक्टर था, वो तुमने शो किया। तो ट्रू कलर्स यानी ट्रू पर्सनालिटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, बेड ऑफ रोजेज का मतलब काफी आराम भरा जिंदगी होना, यम सुकून से चैन की सांस लेना, यानी बेड ऑफ रोजेज यानी कंफर्टेबल सिचुएशन में होना, बीन कंफर्टेबल सिचुएशन। हॉट पोटैटो यानी ऐसा कोई मुद्दा जो काफी ज्वलंत हो, डिबेटेड मुद्दा हो, अभी ऐसा कोई चीज जिसपे काफी चर्चा हो रही हो, जो काफी सेंसिटिव हो और कंट्रोवर्शियल कोई मुद्दा, उसे हम बोलते हैं हॉट पोटैटो। अब एलिफेंट को भाई एलिफेंट ही बोलना है, ये कोई इडियम फ्रेज तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यहाँ पे बताना इस अंडरलाइन पार्ट में क्या होगा, क्या एरर है, आपको ये बताना है। क्या सफिशिएंट इसका होगा, इफ ओनली आई वाज यंग अगेन। तो ये एक अनरियल सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप ऐसा सोचिए, काश अगर मैं जवान होता, जैसे कि मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया था कि कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पे आई के साथ भी वाज नहीं वर का यूज होता है। तो आई वर यंग, ही के साथ भी वर होगा, सी के साथ भी वर का ही यूज होगा जब चीजें अनकंडीशनल हो, यानी सॉरी कंडीशनल चीजें, जब चीजें रियल ना हो, हाइपोथेटिकल हो, जब कल्पना की जा रही हो कि काश मैं जवान होता। विश है, यहाँ पे विशफुल है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
तो अब बाकी दोस्तों 21 से 25 तक आपका क्लोज टेस्ट है, तो हम इस क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे और आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज़ करेंगे और खुद से इसको बिना फ़िल किए हुए एक बार पढ़ेंगे, फिर आप मेरे साथ इसको फिर से रिवाइज़ करेंगे। Social media can have dash effects on mental health, with studies suggesting that excessive use can lead to feelings of anxiety, depression and loneliness. कह रहा है कि सोशल मीडिया का आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन बताएगा कैसा प्रभाव पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ, आपके मानसिक हालत पर, मानसिक जो स्थिति है उसपे प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा स्टडीज बताती हैं कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करोगे, तो आपको तनाव होगा, डिप्रेशन होगा और आप अकेला महसूस करोगे। ज़्यादा इंस्टा चलाओगे, ज़्यादा फेसबुक चलाओगे, तो आप नेचुरली लोगों से कनेक्टेड नहीं रहोगे। इनमें से कौन-सा ऑप्शन होगा? डिलीरियस, डिजायरस, डेट्रिमेंटल, पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। तो डेट्रिमेंटल यानी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर आपको हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डिलीरियस का मतलब होता है क्रेजी चीज़ें बोलना, बक म मन अंड-मंड कुछ भी, कोई भी चीज़ व्यक्ति ऐसा जो कुछ भी बोल देता है, उसे हम बोलते हैं डिलीरियस। स्पीकिंग और थिंकिंग इन ए क्रेजी वे, मतलब क्रेजी वे में कुछ भी बोलते हैं ना, उसको डिलीशियस। डिजायरस का मतलब होता है वांटेड होता है। कीन, ईगर, उत्सुक, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस को, तो हम देखते हैं यहाँ से पढ़ना है, हमें 2 से पढ़ना है। टू कॉम्बैट दीज नेगेटिव इफेक्ट्स, इन नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए या इनका सामना करने के लिए एक्सपर्ट्स रिकमेंड, जो एक्सपर्ट्स होते हैं आपको रिकमेंड करते हैं, सेटिंग डैश फॉर सोशल मीडिया यूज। सोशल मीडिया के यूज के लिए क्या सेट करते हैं भाई, क्या निर्धारित करते हैं? उसके लिए आप रूल्स निर्धारित करते हैं। प्रिंसिपल जो होता है मोस्टली पॉजिटिव चीज़ों में होता है। जैसे कि सोशल मीडिया के लिए आपको रूल ये निर्धारित करके आपको मान के चलिए डेली जो फेसबुक है वो 15 मिनट ही चलाना है। ऐसा नहीं कि बस फ़ोन ओपन किया और स्क्रॉल करे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको एक रूल सेट करने की ज़रूरत है कि आपको इतना देर ही सोशल मीडिया का यूज़ करना है, चाहे जो भी हो उसके रिगार्डिंग। तो प्रिंसिपल नहीं हो सकता, प्रिंसिपल पॉजिटिव चीज़ों में आती है। सिद्धांत जो होता है पॉजिटिव चीज़ों का होता है, ठीक है? रूल्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्स का मतलब एम होता है स्टैंडर्ड यानी मानक, पैमाना, है ना? तो नेगेटिव चीज़ों को रोकने के लिए आपको रूल्स की आवश्यकता होती है ना? रूल रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ अब हम अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। अदर स्ट्रेटजीज इंक्लूड डैश विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इन पर्सन, engaging in hobbies और फिजिकल एक्टिविटी एंड सीकिंग प्रोफेशनल डैश इफ नेसेसरी। कह रहा है कि अदर स्ट्रेटजी, जो दूसरे स्ट्रेटजी हैं, इसमें क्या-क्या शामिल करते हैं लोग, इंक्लूड डैश विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ क्या करें? कोऑपरेट करेंगे, इन्वॉल्विंग, इंटरेस्टिंग, इंटरैक्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इंटरैक्टिंग का मतलब होता है फेस टू फेस बात करना, उनके साथ गेम खेलना, उनके साथ अपनी चीजें डिस्कस करना फेस टू फेस। परिवार में जैसे कि अभी क्या चल रहा है कि आप खाने के टेबल पे बैठे हो और सारे अपना अपना फोन निकाल के फोन चला रहे हैं। ऐसा नहीं, फोन रखो साइड में और अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने माता पिता से बात करो, उनसे चीजें इंटरेक्ट करो। ये ज्यादा इफेक्टिव है अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, न कि सोशल मीडिया। तो अदर स्ट्रेटजी में क्या-क्या शामिल है कि इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इन पर्सन, एंगेजिंग इन हॉबीज, उनके साथ क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, गेम खेलो, फिजिकल एक्टिविटी करो एंड सीकिंग प्रोफेशनल डैश इफ नेसेसरी, उनसे प्रोफेशनल यानी अपने काम से संबंधित क्या लो, सलाह लो, मशवरा लो, है ना? अगर ज़रूरत पड़े तो। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? कंसर्न, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कंसर्न का मतलब चिंता होता है। कंसर्न मतलब ठीक है, कंसर्न ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप लेते हैं तो उसको भी एक ये एडवाइस के अंदर या गाइडेंस के अंदर ही इन्फॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है एडवाइस का ऑप्शन यहाँ पे जो है ये गलत दिया है, क्योंकि एडवाइस में एस ई जो होता है ये वर्ब हो जाता है, मतलब सलाह देना, और एडवाइस ये सी ई होता है, इसका मतलब होता है सलाह, ये नाउन है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होता तो ये सही होता, कि यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा गाइडेंस, है ना? तो आप उनसे गाइडेंस लें अगर ज़रूरत पड़े तो। 25 नंबर में देखेंगे कि एज़ सच, यहाँ से पढ़ते हैं, एज़ सच
It's important to be dash of its potential drawbacks and take steps to use it in a healthy and balanced way. जैसा कि इट्स इम्पोर्टेंट, इसका महत्व महत्व इतना है कि आपको क्या करना है कि टू बी डैश ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक, इसके जो भी कमियां हैं, इसको इसके पोटेंशियल कमियों को ध्यान में रखते हुए उससे अवगत होना है, यानी उसकी जानकारी रखने की इसकी क्या-क्या हानिकारक हानि हो सकता है और उसके अनुसार आपको कदम उठाने हैं और इसको एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड वे में यूज़ करना। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, ये आपके जीवन के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि उसमें क्या चीज़ बुरा है और क्या अच्छा है। उसके अनुसार ही आपको कदम उठाना है, उसके अनुसार ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक दोस्तों एक वर्ड है 25 में कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब जानकारी होना, जानना चीज़ों को, है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इनडिफरेंट यानी अनजान, ये तो होगा ही नहीं। स्केप्टिकल यानी संशय, संदिग्ध होना, संदेह होना चाहिए कि किस क्या-क्या कमियाँ हैं, नहीं। इग्नोरेंट अनजान, ये तीनों जो है ये दोनों जो है ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। अनजान ये स्केप्टिकल यानी संशय, ये भी नहीं होगा। कॉग्निजेंट यानी जानकारी, जैसे कि कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट कैसे याद करेंगे? कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। हनुमान जी का एक जो अ, हनुमान चालीसा उसमें एक चौपाई है कॉग्निजेंट, उसी से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानत यानी कॉग्निजेंट, कौन नहीं जानता यानी सब जानते हैं। तो आपको इसके इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक की जानकारी होनी चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें